हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी की हम 11th क्लास की मिडावल हिस्ट्री को लेक्चर बाय लेक्चर चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 5 का डिस्कशन शुरू किया था जिसका नाम है द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये चैप्टर में पिछला जो लेक्चर था वो महमूद ऑफ गजनी के बारे में था। आज जो है हम मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे कि मोहम्मद गौरी कौन था, फिर उसने इंडिया पे क्यों इन्वेट किया, फिर उसके रेपरकर्शन और उसके परिणाम क्या हुए। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज शुभम सिंह एंड यू आर वाचिंग आई सोशल चैनल एंड दिस लेक्चर सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिडावल हिस्ट्री की पूरी जो किताब है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपने ये सारे लेक्चर्स देखे हैं, सारी सीरीज़ के सारे लेक्चर्स देखे हैं एंड यू हैव मेड योर नोट्स। सो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर गोइंग थ्रू मिडावल इंडिया, जो बहुत ही एक बल्कि टेक्स्ट है और उसमें बहुत सारी फालतू तो क्या कहें, मतलब बहुत सारी रनिंग कमेंट्री है विच मे नॉट बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए हमने पिछले लेक्चर में गजनी के बारे में देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग गौरी डायनेस्टी, गौरी इन्वेजन के बारे में देखेंगे। तो मोहम्मद गौरी, जिनका पूरा नाम था मोहम्मद इब्न सैम या मुइजुद्दीन साहबुद्दीन। तो गौरी का पूरा नाम था मुइजुद्दीन साहबुद्दीन, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये घुरीद सल्तनेट का राजा था। अगर देखें तो घुरी डायनेस्टी कौन थी? घुरी डायनेस्टी बेसिकली वेसल्स थी गजनी की, ठीक है। दे वर फ्यूडेटरीज, ठीक है, एक तरीके से फ्यूडल लॉर्ड के रूप में ये गजनी को अपनी सर्विसेज देते थे। और महमूद ऑफ गजनी की मौत के बाद आफ्टर हिज डेथ दे बिकेम इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फिर मोहम्मद गौरी 1173 एडी में सिंहासन पर बैठा और गजनी की तरह ही इंडिया जो है उसकी आंखों का तारा था और ही हैड हिज प्लान्स रिगार्डिंग इंडिया, ठीक है। अब देखा जाए तो थोड़ा सा और कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि अगर आप गजनी की बात करें तो गजनी ने इंडिया पे इन्वेट करने के पीछे रिलीजियस और इकोनॉमिक वजह थी। लेकिन अगर आप गौरी की बात करें तो गौरी ने इंडिया पे इसलिए इन्वेट किया, उसके पीछे रिलीजियस, इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल का मतलब कि जैसे गजनी सिर्फ इंडिया पे अपना इस्लामिक धर्म फैलाने के लिए हिंदुस्तान पे हमले करता था, फिर वो चाहता था कि हिंदुस्तान की वेल्थ को वो लूटे और वो वापस चला जाए, अपने गजनविड एम्पायर में वापस चला जाए। उसका हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार का शासन इस्टेब्लिश करना, कोई पॉलिटिकल डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने का कोई भी मकसद नहीं था। उसके ठीक उलट अगर हम गौरी की बात करें, मुइजुद्दीन मोहम्मद की बात करें, तो धर्म फैलाने के साथ साथ वो इंडिया के वेल्थ को भी प्लंडर करना चाहता था और उसके साथ साथ उसके दिमाग में था कि हिंदुस्तान के ऊपर वो एक अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश करे, ठीक है, हिंदुस्तान के ऊपर अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश करे। इसके पीछे जो मेजर वजह थी कि यहाँ पर ईरान में एक ख्वारिज़म एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, जिसकी वजह से जो घुरीद थे, ठीक है, जो गौरी की किंगडम थी, वो वेस्ट में एक्सपैंड नहीं कर सकती थी क्योंकि इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्पायर। तो वेस्ट में एक्सपैंड करने के लिए उनको ख्वारिज़मी राजाओं को हराना पड़ता, उस पावर से मुकाबला करना पड़ता। इस वजह से घुरीद को आसान दिखा कि वो ईस्ट में हिंदुस्तान की तरफ अपने पावर को एक्सटेंड कर सकता है। और ठीक उसी टाइम पर अगर आप देखें तो इंडिया वॉज अंडरगोइंग पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन and because of that reason it was easier to expand in the east rather than expanding in the west, ठीक है। फिर अब गौरी के इन्वेजन्स के बारे में देखते हैं। तो गौरी मेड 7 मेजर इन्वेजन्स अगेंस्ट इंडिया और फॉर दैट रीज़न ही इज़ कंसिडर्ड एज रियल फाउंडर ऑफ इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया, क्योंकि जहाँ पर गजनी ने सिर्फ लूटपाट और ज़बरदस्ती लोगों को धर्म कन्वर्ट करने का काम किया, गौरी ने लूटपाट और धर्म परिवर्तन के अलावा ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग एन एम्पायर और टेरिटरी इनटू इंडिया। इसी वजह से उनको रियल फाउंडर कहा जाता है गौरी को।
ठीक है। फिर स्टार्टिंग में जब गौरी ने गुजरात पे अपने पावर को एक्सपैंड करने की कोशिश करी, तो वहाँ के चालुक्यन रूलर, जिनको सोलंकी रूलर भी कहते हैं, भीमा द सेकंड के हाथों उसको एक करारी हार का सामना करना पड़ा। और इस हार के बाद उसको इस चीज़ का क्लियर रियलाइजेशन हो गया कि अगर हिंदुस्तान में उसे अपनी ताकत को आगे बढ़ाना है तो पंजाब में उसे अपना एक बेस एस्टैब्लिश करना होगा। ठीक है, क्योंकि इतनी दूर से इंडिया पर अटैक करना और फिर वापस सारे लॉजिस्टिक्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना मुश्किल था। इस वजह से ज़्यादा आसान है कि अगर आप पंजाब वाले एरिया में, इस वाले एरिया में अगर आप अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इस्टेब्लिश कर लें तो फिर यहाँ से हिंदुस्तान में एक्सपेंशन आसान होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और अपनी हार से सबक लेते हुए गौरी ने पंजाब में अपना एक मिलिट्री बैशन, अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इस्टेब्लिश किया। फिर पंजाब में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड इस्टेब्लिश करने के बाद गौरी का जो अगला निशाना था गंजेटिक दोआब था। गंजेटिक दोआब यानी कि अगर आप देखें तो गंगा और यमुना के बीच का ये जो रास्ता है, ये जो ज़मीन है, इसको गंजेटिक दोआब कहते हैं। तो ये एरिया काफ़ी फर्टाइल था और काफ़ी रिच और प्रॉस्परस भी था। और उस टाइम पर दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान डायनेस्टी के राजा थे, उनका शासन था। तो जाहिर सी बात है कि अब एक तरीके से सेज सज चुकी थी या रेखाएं खींच चुकी थीं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में फाइनल फ्लैश पॉइंट का। ठीक है, तो उनके बीच में युद्ध जो है अब होने वाला था, क्योंकि उस समय दिल्ली पर शासन पृथ्वीराज चौहान का था, जो चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगर थोड़ा सा उससे पीछे जाएं पृथ्वीराज चौहान से, तो सबसे पहले दिल्ली पर शासन था तोमर राजपूत रूलर्स का। तोमरों को हरा के चौहानों ने अपनी बादशाहत दिल्ली पर एस्टैब्लिश की थी। ठीक है, इसी क्रम में पहली जो लड़ाई होती है, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहते हैं, तराइन एक हरियाणा में जगह है, 1191 एडी में। तो 1191 में पहली लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, जिसमें गौरी को एक करारी हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और इस हार के बाद मोहम्मद गौरी ने अपनी हार से फिर से सबक सीखा और सीरियस प्रिपरेशन करी और एक बड़ी सेना उसने इकट्ठी करी। और बड़ी सेना इकट्ठी करने के बाद उसको सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में वापस से पृथ्वीराज चौहान से उसने लड़ाई करी और इस युद्ध में दुर्भाग्यवश पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और बाद में उनको एक्सिक्यूट कर दिया गया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को बाद में एक्सिक्यूट कर दिया गया। इसमें बहुत सारी किंवदंतियाँ भी हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने बेसिकली शब्द भेदी बाण चलाया, ये सब किया। वो सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो हिस्टोरिकल प्रूफ बिहाइंड दिस। ठीक है, पर जो कि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान को हार के बाद अजमेर भेज दिया गया। अजमेर में ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 years एज अ वेसल ऑफ गजनी, एज अ वेसल ऑफ गौरी। लेकिन बाद में जब गौरी को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान वापस से अपने खोए हुए साम्राज्य को पाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, तो उस ट्रीजन के प्रिटेक्स्ट पे पृथ्वीराज चौहान वॉज एक्सिक्यूटेड बाय मोहम्मद गौरी। इस युद्ध के बाद वापस से 2 साल बाद 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया, जो कि एक गहदौला राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो कन्नौज पर शासन करती थी। तो ये गहदौला का शासन, ये जो है टेरिटरी है, गहदौला कन्नौज पर इनका शासन था और ये राजपूत रूलर्स थे। ठीक है, अगेन कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि जयचंद की बेटी संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान भगा ले गए थे, इस वजह से जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद की थी। इसी वजह से हिंदुस्तान में जयचंद शब्द को ट्रेटर के रूप में देखा जाता है, जबकि इसका कोई भी हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ चंदावर के बाद मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट गया और अपने हिंदुस्तान के जितने भी एरियाज़ उसने जीते थे, उस पर गवर्न करने के लिए उसने अपने एक स्लेव, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको उसने गद्दी पर बिठाया।
गद्दी पर क्या बिठाया, एक तरीके से केयर टेकर के रूप में उसने नॉमिनेट किया। फिर पृथ्वीराज चौहान को जब 1192 में गौरी ने हराया, उसके बाद धीरे धीरे उसने नॉर्थ इंडिया पे अपना दबदबा कायम किया। जब हिंदुस्तान से वो गजनी लौट रहा था, ठीक है, तो 1206 ईस्वी के अराउंड, 1206 एडी के अराउंड, ही वॉज पासिंग थ्रू खोखर टेरिटरी। खोखर जो लोग हैं वो आप देखें तो सिंध और पंजाब और हरियाणा में ये एक जाट कम्युनिटी है। तो उसी में एक जाट वॉरियर थे जिनका नाम था खोखर, रामलाल खोखर, ठीक है। तो रामलाल खोखर को ऐसा माना जाता है कि रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी को मारा था, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा है कि किसी एक रिलीजियस फैनेटिक फ्रॉम सम अदर रिलीजन, सम अदर फेथ किल्ड मोहम्मद गौरी, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरिकल प्रूफ ये कहते हैं कि रामलाल खोखर हु वाज अ वॉरियर ऑफ दिस एरिया, ही वाज द वन हु अटैक्ड द कैंप ऑफ मोहम्मद गौरी एंड किल्ड मोहम्मद गौरी। और ऐसे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की हार और मौत का बदला गौरी से लिया। अब गौरी इन्वेजन के साथ गौरी का एक आर्मी जनरल था जिसका नाम था बख्तियार खलजी, जिसने बिहार पर हमला किया। बिहार को हराते हुए वो बंगाल की तरफ आगे बढ़ता चला गया, ईस्ट की तरफ, और इसी क्रम में उसने विक्रमशिला और नालंदा जो बुद्धिस्ट महाविहारास थे उनके ऊपर इन्वेड किया, पूरी तरीके से जला के उनको नेस्तनाबूद कर दिया। तो विक्रमशिला और नालंदा को जलाने का जो काम है वो बख्तियार खलजी ने किया, और बख्तियार खलजी वॉज द आर्मी जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी। ध्यान रखेंगे, बख्तियार खिलजी, लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं, बख्तियार खिलजी वॉज द आर्मी जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जबकि ये सही नहीं है। ही वॉज द आर्मी जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी, जिसने विक्रमशिला और नालंदा के ऊपर हमला किया। उनके वहाँ के सारे स्कॉलर्स, जितने भी प्रीस्ट, जो कुछ भी था, जो लाइब्रेरी थी, जो भी वॉट एवर आर्ट, आर्टिफैक्ट्स, लिटरेचर, एवरीथिंग वॉज बर्न डाउन टू ऐश। बाद में उसने असम के ऊपर, उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि असम के ऊपर उसने, माघ रूलर्स उस समय असम के ऊपर राज्य कर रहे थे, और वहाँ पर उसने हमला किया। लेकिन अगर आप देखें तो इस एरिया में माघ रूलर्स रूल कर रहे थे, और यहाँ ये इसकी एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक साबित हुई, और बख्तियार खिलजी को एक कड़े रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा माघ के राजाओं और उनके वॉरियर्स के द्वारा, और इसकी वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा पावर, उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए। और इसी से नाराज़ होकर उसके एक खुद के नोबल ने, खुद के एक सीनियर ऑफिसर ने उसको बेड में ही मार दिया, जहर देकर या जिस भी तरीके से। आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ गौरी बाय रामलाल खोखर, ठीक है, ऐबक ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिश करने के बाद स्लेव या मामलूक डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, जहां से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 से लेकर 1526 तक। ये साम्राज्य हिंदुस्तान में रहेगा और उसके बाद फिर मुग़ल पीरियड शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए कि राजपूत जितने भी राजा थे, वो उनकी हार के पीछे वजह क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहली बात है माउंटेड आर्चर्स। जब इस्लामिक इन्वेडर्स हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने घोड़े के पीठ पर बैठे बैठे और घोड़े को चलाते 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 टाइम ही एम करने वाली जो काबिलियत है वो हिंदुस्तान में लेकर आए, ठीक है। तो ये इस्लामिक जो फाइटर्स थे, जो मुस्लिम फाइटर्स थे, टर्किश फाइटर जिनको कहते हैं, उनके पास ये एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे वो अपना एम कर सकते थे अपने दुश्मन के ऊपर, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि घोड़ा कितनी तेज़ी से किसी भी युद्ध के मैदान में दौड़ता है, और आप अचानक से कोई भी माउंटेड आर्चर आकर राजा या किसी भी बड़े सेनापति को तीर मार सकता है। और जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता था, सेनापति मर गया या राजा मर गया तो पूरी सेना भले ही जीत रही हो वो भाग खड़ी होती थी। ऐसा आप देखेंगे 1556 की लड़ाई में, 1556 की लड़ाई में हेमू
भले ही कितना भी ताकतवर था, लेकिन अचानक से एक तीर उसकी आंख में लगा और वो युद्ध हार जाता है और अकबर जीत जाता है। तो ऐसे ही जब ये माउंटेड आर्चर्स हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने युद्ध की कला को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। अभी तक बेसिकली एलिफेंट और पैदल सेनाओं के बीच में युद्ध होता था, ठीक है, लेकिन ये माउंटेड आर्चर्स आए जिन्होंने युद्ध की जो वॉरक्राफ्ट है, इट वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, दैट एक्चुअली एक्सेलरेटेड द ओवरऑल स्पीड ऑफ द वॉर, ठीक है। फास्ट मूविंग कैवलरी अगला इंपॉर्टेंट। देन सुपीरियर ब्रीड ऑफ हॉर्सेज। हिंदुस्तान में अच्छे क्वालिटी के हॉर्सेज नहीं थे क्योंकि हिंदुस्तान एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, और जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो हॉर्सेज होते हैं हमेशा ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छे होते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन हो या हॉट ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन हो। उनको थोड़ा भी मॉइस्चर, थोड़ी भी ऐसे नमी वाले जो एरियाज होते हैं, दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर गुड क्वालिटी हॉर्सेज। That's why you will not find good quality horses in Latin America, Africa और Southeast Asia. Most of the horses आपको सेंट्रल एशिया, अरब, फिर ये आपका जो स्टेपी रीजन है, मंगोलिया, ये वाला एरिया हो गया, या आप डेनमार्क और स्कैंडिनेवियन एरिया है, वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस मिलेंगे। फिर आयरन स्टिरअप, अगला इन्वेंशन, अगला इंट्रोडक्शन था आयरन स्टिरअप का। आयरन स्टिरअप यानी कि जिस पर पैर रखकर घोड़े पर बैठते हैं। इससे पहले रोप स्टिरअप का इस्तेमाल होता था जो उतना स्टेबल नहीं था। आप रस्सी के ऊपर खड़े होकर जो माउंटेड आर्चर है वो बैलेंस नहीं बना सकता था, लेकिन आयरन स्टिरअप पे ये था कि भाई आप आराम से उस पर खड़े होकर आप अपना बैलेंस बना सकते हैं और दुश्मन के ऊपर सटीक निशाना साध सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है एक्सपीरियंस ऑफ एक्सटेंडेड मिलिट्री कैंपेन्स। जो ये टर्किश इस्लामिक फाइटर्स थे वो बहुत दूर से, ठीक है, उनको इस बात की हैबिट थी कि वो काफिले के साथ चलते हुए और बहुत आगे तक इन्वेड करने वाली, जबकि राजपूत जो राजा थे वो उनकी सेना का एक्सपीरियंस था सिर्फ अपने साम्राज्य की रक्षा करना और बहुत हुआ तो आसपास के एरिया में इन्वेड करना। वो बहुत ही दूर मिलिट्री कैंपेन करना या बहुत दूर जाकर अपने क्षेत्र से बहुत दूर जाकर लड़ने का एक्सपीरियंस इनको नहीं था। लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैसा होता है, टेरेन के साथ कैसे आपको एडजस्ट करना होता है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वेयर अननोन टू दीज राजपूत रूलर्स एंड देयर मिलिट्री। फिर अगला है नो वॉर एथिक्स। जैसे राजपूत रूलर्स ये फॉलो करते थे, निहत्थे पे वार नहीं करना है, शाम के बाद युद्ध नहीं करना है, तो उनके कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स थे विच दीज राजपूत रूलर्स यूज टू फॉलो। लेकिन जो बारबेरिक इस्लामिक इन्वेडर्स थे उनका कोई भी दीन धर्म ईमान नहीं था। एवरीथिंग वॉज फेयर इन लव एंड वॉर, ये वाली फिलॉसफी वो लोग फॉलो करते थे, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को हरा पाना जिनका कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, डेट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। अगला है लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ द राजपूत्स। तो राजपूत का एक स्ट्रेटेजिक विजन भी था, स्ट्रेटेजिक विजन की कमी थी। अगर आप देखें तो जब पहले युद्ध में, पहली लड़ाई में, जब तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया, तो आइडियली पृथ्वीराज चौहान शुड हैव परस्यूड गौरी। जब गौरी भाग रहा था उसको परस्यू करके उसको हराना चाहिए था, उसको उस थ्रेट को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना चाहिए था, लेकिन चौहान ने ऐसा नहीं किया और बाद में फिर अगले साल ही उनको इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये बात है कि भाई आपको जो है स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके दुश्मन की सेना कैसी है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। तो ये सारी चीज़ें जो है राजपूत रूलर्स के पास इन सारी चीज़ों की कमी थी। वो ज़्यादा भरोसा अपने युद्ध कौशल, अपने ब्रेवरी, करेज और अपनी किस्मत, ब्राह्मण ने कह दिया कि आपको कोई नहीं हरा सकता, 100 साल राज करेंगे, तो लोग कंप्लेसेंट हो जाते थे। तो इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा उनका भरोसा था, तो स्ट्रेटेजिक विजन की कमी थी। फिर समाज में कास्ट डिवीजन था, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सिर्फ क्षत्रिय जो कास्ट है वही लड़ाई में पार्टिसिपेट करती थी। न वैश्य करते थे, न शूद्र करते थे और न ही ब्राह्मण करते थे। तो एक बड़े समाज का तबका जो है युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं करता था, ठीक है, युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं करता था। और एक और रीज़न है, आप देखेंगे लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। जब गजनी का इन्वेजन 1000 AD में चल रहा था नॉर्थ में, ठीक उसी टाइम पर जो राजा थे वो टेम्पल्स
टेम्पल्स बनाने में और साउथ ईस्ट एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने में बिजी थे। उन्होंने कभी भी इस नॉर्थ से आने वाले थ्रेट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी नई वॉर टेक्नोलॉजी टर्क्स इंडिया में लेकर आए। तो पहला माउंटेड आर्चर हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। फास्ट मूविंग कैवलरी, कंपोजिट एरो, ये वाला जो एरो होता है जो लाइट होता है और आराम से आप उसको घोड़े पर कैरी कर सकते हैं। उससे पहले जो हिंदुस्तान में जो धनुष का इस्तेमाल होता था वो ऐसा हुआ करता था। जनरली इसको या तो हाथी के हौदे पर बैठ के इस पे निशाना लगाया जाता था इससे, या तो रथ पे बैठ के। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा और भारी होता था और भले ही दूर तक मार कर सकता था, बट इट वॉज नॉट मनूवरेबल, इट वॉज नॉट अजाइल फॉर दिस माउंटेड आर्चरी फॉर्मेट। ठीक है, तो ये वाला जो है इस्लामिक इन्वेडर्स लेकर आए, जो काफ़ी लाइट होता था और आराम से इस पे घोड़े पे सवारी करते हुए जिससे निशाना लगाया जा सकता था। अगला है आयरन स्टिरअप, ये भी हम देख चुके हैं। फिर परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रैदर देन फ्यूडल आर्मी, तो जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे वो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट लेकर आए, जबकि हिंदुस्तान में फ्यूडल आर्मी का कंसेप्ट चल रहा था। फ्यूडल आर्मी का मतलब होता है कि जैसे राजा है, राजा अपने क्षेत्र को अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स में डिवाइड कर देगा और ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो है इन सबको जिम्मेदारी होगी, कोई 500 सेना मेंटेन करेगा, कोई 1000 करेगा, कोई 2000 करेगा, कोई 200 करेगा। ठीक है, और जब भी युद्ध होगा तो ये सारे फ्यूडल लॉर्ड्स अपनी सेना राजा के लिए युद्ध के मैदान में भेजेंगे। लेकिन इस फ्यूडल आर्मी के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो फ्यूडल आर्मी होती है, एक तो उनकी लॉयल्टी जो है राजा के प्रति कम होती है, पहली चीज़। दूसरी दिक्कत ये है कि इन्होंने कभी युद्ध से पहले एक साथ लड़ाई नहीं करी होती है। ठीक है, ये आर्मी जो है, ये आर्मी 1 हैज़ नेवर फॉट विद दिस आर्मी 2, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की भी समस्या खड़ी होती है जब भी वो साथ में युद्ध करते हैं। फिर आप यूनिफॉर्म ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते। अगर राजा फ्री स्टैंडिंग आर्मी अपने साथ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे, अपने मस्टर्ड रोल में अगर आर्मी मेंटेन करेगा तो राजा के लिए आसान होगा एक यूनिफॉर्म ट्रेनिंग देना। ठीक है, लेकिन अब ये चूंकि ये जो आर्मी है अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, तो कौन सा फ्यूडल लॉर्ड कौन सी ट्रेनिंग दे रहा है ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो ये चैलेंजेस उभर कर सामने आते थे, ये जो कमी है उभर कर सामने आती थी जब युद्ध के मैदान में किसी एक शक्तिशाली दुश्मन से सामना पड़ता था। फिर यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन, तो ये वाला जो कैनन है ये टर्किश लेकर आए हिंदुस्तान में। ठीक है, मोबाइल कैनन जिसको युद्ध के मैदान में पहिए लगाकर आप युद्ध के मैदान में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल कैनन जो इंडिया में सबसे पहले बाबर ने इंट्रोड्यूस किया। फिर बाबर ने तुलुगमा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। तुलुगमा सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये दुश्मन सेना है, एनिमी, और ये आपकी आर्मी है, तो आप अपनी आर्मी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दोगे और पीछे से दुश्मन को घेरने की पूरी कोशिश करोगे। ठीक है, तो आप यू विल डिवाइड योर आर्मी, यू विल नॉट फाइट विद द फुल फोर्स, बट यू विल डिवाइड योर आर्मी इनटू लेफ्ट फ्लैंक एंड राइट फ्लैंक एंड लेफ्ट फ्लैंक, and you will try to surround the army. This is called Tulugma system, which was introduced in India by बाबर। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला है अराबा सिस्टम, ये भी बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो अराबा सिस्टम में क्या होता था कि जो फ्रंट है, ये वाला जो एरिया है, इस फ्रंट पे क्या करेंगे कि कार्ड्स लगा देंगे, बुलर कार्ड्स, और उन्हीं कार्ड्स के पीछे आपके जितने भी कैनन्स हैं, कैनन्स छुपी हुई होंगी। तो इससे क्या होगा कि इन कार्ड्स की वजह से कोई भी दुश्मन का घोड़ा, दुश्मन सेना जो है अचानक से तोड़ते हुए नहीं घुस सकती है। ठीक है, तो ये कार्ड्स एक तरीके से बैरियर का काम करते थे और इससे एक और फ़ायदा होता था कि ये जो तोपें हैं उनके ऊपर डायरेक्ट कोई हमला नहीं किया जा सकता था। ये तोपें उन कार्ड्स के पीछे छुप के दुश्मन सेना के ऊपर हमला करती थी। इस सिस्टम को कहते हैं अराबा सिस्टम। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट मोहम्मद गौरी एंड गजनी, और यहीं से आगे फिर कहानी आगे बढ़ेगी। फिर हम दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे, फिर आने वाले समय में हम मुगल्स के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऑल्सो लाइक एंड कमेंट, अपना कोई फीडबैक हो, अगर आपको गाली भी देनी हो, आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, या कोई फीडबैक या कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर विथ मी, यू आर फ्री टू शेयर इट विथ मी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।